हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो आर्यंस हैं उनका ओरिजिनेशन या उनकी उत्पत्ति जो है उसके अलग अलग जो ओपिनियंस हैं या मत हैं वो कौन कौन से हैं। अभी जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्यंस के बारे में जानने के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, वो हमारे पास में कौन कौन से हैं। देखो, हम जब सोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले इस पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी इसको दो तरीके से डिवाइड करके हमें पढ़ना है। इसमें एक अर्ली वैदिक है, पूर्व वैदिक है, जिसको हम ऋग्वैदिक के नाम से भी संबोधित या रेफर कर सकते हैं। यानी इसमें एक पोर्शन आपका ऋग्वैदिक का हो जाएगा, दूसरा पोर्शन आपका लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक का। यानी इसमें दो पोर्शन हो गए, एक आपका अर्ली वैदिक है और दूसरा लेटर वैदिक है। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अर्ली वैदिक जो है वो आपका 1500 से लेकर और 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच का पोर्शन जो है वो इसमें आता है। इधर वाले की बात करें तो 1000 से लेकर के और 600 बिफोर कॉमन एरा, इसके बीच का जो पोर्शन वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। इस तरीके से इसके दो पार्ट हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अब यदि अपन इसको आगे देखें तो देखो, नॉर्मली हम किसी भी लिटरेचर के किसी भी सभ्यता या सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में दो तरीके के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब देखो, बड़ा पॉइंट ये है कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो एक्चुअल में उसके लिटरेरी सोर्सेज ही हमारे पास में क्लियरली अवेलेबल हैं, उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इसलिए एक प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में काउंट होती है, यानी हमारी हिस्ट्री की बिगिनिंग जो है वो वैदिक और हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं बल्कि 600 बिफोर कॉमन एरा के बाद से मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में सिस्टमैटिक लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में इसको अभी समझाऊंगा आपको। तो देखो, तो हम जब इस सिविलाइजेशन के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दो पोर्शन हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अपन बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में सोर्सेज की, तो देखो हमारे पास में इसके लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखो, पहली बात, इसका लिटरेरी सोर्स जो अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के पार्ट से जुड़ा हुआ है वो है ऋग्वेद। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के साहित्यिक स्रोतों में ऋग्वेद जो है वो हमारे पास में एक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है इस सिविलाइजेशन के बारे में। इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात कि इस टाइम ड्यूरेशन में हमें कॉपर या ताम्र धातु जो है वो मिलता है, जो इस सिविलाइजेशन के टाइम से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, इस टाइम से जुड़े हुए कुछ हमें जो मृद भांड है या जो पॉटरी है वो भी मिलती है जो गैरू वर्णी है, यानी ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी या ओसीपी जो है वो इस टाइम से रिलेट करती है और इस टाइम से जुड़ी हुई आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी पुरातात्विक स्रोत है। दूसरी अपन बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड आता है। लेटर वैदिक पीरियड में लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को अपन अलग अलग करके डिस्कस करें तो लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास में ज्यादा लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है। और इसमें देखो, जो हमारे बचे हुए तीन वेद हैं, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथाज जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो आरण्यकाज, जो आरण्य ग्रंथ हैं वो भी इसका पार्ट माने जा सकते हैं, आरण्यकाज। और साथ में जो आपके उपनिषदाज हैं या उपनिषद जो हैं वो भी इसका पार्ट माने जा सकते हैं। यानी इस तरीके से अपन देखें तो ये सारे सोर्सेज जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड के हैं और साहित्यिक या लिटरेरी सोर्सेज हैं या साहित्यिक स्रोत हैं। इस साइड में अपन बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में लेटर वैदिक पीरियड में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, इसलिए यहाँ पर जो धातु है वो लोहा है, आयरन है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मृद भांड है यानी जो मिट्टी के बर्तन है, पोट्री है, वो धूसर चित्रित है, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू टाइप के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनमें जो मृद भांड है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। देखो, एक सिंपल से वे में यदि अपन बात करें ना तो किसी भी इतिहास के बारे में जब हमें डिस्कस करना होता है या फिर किसी सभ्यता के बारे में डिस्कस करना होता है, तो जैसे हम भारतीय इतिहास की बात करें तो हमारा इतिहास जो है वो 600 बिफोर कॉमन एरा से शुरू माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास जो होता है उसमें नॉर्मली दो चीजें होती हैं, उसके साहित्यिक स्रोत और उसके पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जब ये दोनों चीजें किसी पर्टिकुलर टाइम से रिलेट करते हुए हमें मिलती हैं तो हम उस घटना को, उस इंसिडेंट को ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल कहते हैं।
अब ये जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं, लेकिन इसी से रिलेट करते हुए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है जो इन वेदों में लिखी हुई चीजों को प्रूव करें। इसलिए ये सभ्यता ऐतिहासिक सभ्यता नहीं मानी जा सकती। उसी तरीके से जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लेकिन उस सभ्यता से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसको हम पढ़ नहीं पाए। इसलिए उस सभ्यता को भी हम हिस्टोरिकल जो सिविलाइजेशन है या जो हिस्टोरिकल इवेंट है उनके अंदर काउंट नहीं करते हैं। हाँ, तो देखो इसमें जो अर्ली वैदिक या पूर्ववर्ती वैदिक जो है उसके अंदर ऋग्वेद जो है वो साहित्यिक स्रोत है टाइम जोन के हिसाब से, और दूसरा लेटर वैदिक जो है उसमें बचे हुए जो वेद हैं, जैसे आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, आरण्यक है, और जो उपनिषद है वो सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि हम वैदिक साहित्य को जब डिवाइड करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक उसका टाइम जोन के हिसाब से है यानी काल कर्मानुसार, और दूसरा विषय वस्तु या कंटेंट बेस्ड है। तो कालक्रम के हिसाब से तो दो पोर्शन हो गए इसके, जिसमें पहले वाले में सिर्फ ऋग्वेद और बाकी का बचा हुआ जो भी है उपनिषद तक जो है वो सारा का सारा लेटर वैदिक में आ जाता है। फिर अपन बात करें विषय वस्तु या कंटेंट बेस्ड की, तो देखो विषय वस्तु के आधार पर जब अपन डिस्कस करते हैं तो वैदिक लिटरेचर के दो पोर्शन हो जाते हैं। एक कर्म कांड के बेसिस पे होता है, दूसरा ज्ञान कांड के बेसिस पे होता है, यानी कर्म कांड ये है, दूसरा ज्ञान कांड ये। देखो कर्म यानी कार्य या पूजा यज्ञ है, और कांड यानी मार्ग है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंदर दो तरीके के मार्ग जो हैं वो बताए गए हैं। उसमें एक जो है वो कर्म कांड यानी जो यज्ञ पूजा पद्धति पर आधारित है। तो कांड यानी मार्ग, कर्म यानी यज्ञ या पूजा, तो पूजा पद्धति पर आधारित है, यानी जिसमें यज्ञ जो है या पूजा करना जो है उसके ऊपर जोर दिया गया है। और इसमें मोस्टली जो है वो आपके वेदास हैं, यानी सारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो है वो कर्म कांड में आते हैं। इसके अलावा आरण्य ग्रंथाज जो है वो भी इसके अंदर आते हैं, और जो ब्राह्मण ग्रंथाज हैं वो भी कर्म कांड के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब देखो, ज्ञान नॉलेज, और कांड यानी मार्ग, यानी ऐसा वैदिक लिटरेचर जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है। और ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने की का जो वैदिक लिटरेचर के अंदर जो पोर्शन है वो उपनिषदों के अंदर आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में विषय वस्तु के आधार पर दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो है वो कर्म कांड का है, और दूसरा पोर्शन जो है वो ज्ञान कांड का है। कर्म कांड के अंदर सारे वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आते हैं, और ज्ञान कांड जो है उसके अंदर जो आपके उपनिषदात जो है वो आते हैं। इस तरीके से वैदिक पोर्शन को हम दो वैदिक साहित्य को हम दो पोर्शन में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। अब हमने जो वैदिक साहित्य के अलग-अलग भागों का डिस्कशन किया है, वो सारे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब कौन-सा वेद जो है उसका कंटेंट क्या है, उस वेद से रिलेटेड जो प्रीस्ट है, पुरोहित है, या उस वेद का आह्वान करने वाला, उसके मंत्रों का आह्वान करने वाला कौन है? साथ में एक पर्टिकुलर वेद जो से रिलेट करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, आरण्यकाश कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका जो कंटेंट है वो एक पर्टिकुलर जो वेद है उसके बेसिस पे जो है वो लिया गया है। देखो सबसे पहले अपन बात करें तो जो वेदों में सबसे जो ओल्डेस्ट है, जो सबसे पुराना है, वो ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद का जो पृष्ठ है, जो उसका पुरोहित है, या इस एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि इस वेद का जो आह्वान करने वाला जो व्यक्ति है, या उसके मंत्रों का आह्वान करने वाला जो व्यक्ति है, उसको होता या पत्री के नाम से रेफर किया जाता था। फिर ऋग्वेद जो है इसका कंटेंट जो है वो मंत्र प्रधान है, स्पेल्स हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो मंत्रों के रूप में, स्पेल्स के रूप में है। फिर ये जो ऋग्वेद है,
इस ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, जो स्पेल्स हैं, उनको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए या उनके जो ऐसे पोर्शंस हैं जो एक तरीके से टिपिकल जो थे उनको थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथाज हैं उनको लिखा गया था। तो ऋग्वेद से रिलेट करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ऋग्वेद से रिलेट करने वाले जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी हैं और इससे रिलेट करने वाले जो उपनिषद है वो भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं। यानी ये इन ग्रंथों के नाम हैं, यानी इस ऋग्वेद से रिलेट करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम ऐत्रेय और कौशितकी हैं। आरण्य ग्रंथों के नाम भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं और उपनिषद जो है उनके नाम भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर आपके मन में यदि ये क्वेश्चन आता है कि अरण्य ग्रंथ कौन से होते हैं, तो देखो वो ग्रंथ जिनको अरण्य में या जंगलों में लिखा गया था, जो वेदों की एक्सप्लेनेशन से रिलेट करते हैं, उनकी व्याख्या से, उनके समझने से जुड़े हुए हैं, वो अरण्य ग्रंथास में काउंट होते हैं, जो अलग अलग वेद के लिए अलग अलग है। अब इसमें जो दूसरा वेद है वो यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद का जो पुरोहित है या इसके मंत्रों का वाचन करने वाला जो, उसको अध्वर्यु कहा जाता है। और ये जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ प्रधान है, यानी इसका जो कंटेंट है वो यज्ञ से जुड़ा हुआ है। और ये यज्ञ के जो अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, तरीके होते हैं, उनके बारे में बताता है। यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे होता है, किस तरह के अलग अलग जो है वो यज्ञ होते हैं, कौन से यज्ञ के करने से क्या लाभ होता है, ये सारी बातें आपको इस यजुर्वेद में एक्सप्लेनेशन के रूप में मिलती है। फिर इस यजुर्वेद से रिलेट करने वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इससे रिलेट करने वाले जो अरण्य ग्रंथाज हैं वो तैत्तिरीय है, वृद्धारण्यक है और मैत्रायणी है। ठीक है। यानी ये अरण्य ग्रंथ जो है वो उनका जो कंटेंट है वो यजुर्वेद बेस है। फिर जो उपनिषद है, उपनिषदों की बात करें तो यजुर्वेद से रिलेट करने वाले जो उपनिषद हैं वो तैत्तिरीय, वृद्धारण्यक, इस और कठ, यानी चार ऐसे उपनिषद हैं जिनका कंटेंट जो है वो रिलेट करता है यजुर्वेद से। और वो कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इस उपनिषद और कठ उपनिषद। ठीक है। कठोपनिषद जिसको कहते हैं, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तो इन उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद यही है, बृहदारण्यक उपनिषद। फिर नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित है वो उद्गाता है। ठीक है। और इसका जो कंटेंट है वो सिंगिंग बेस्ड है, यानी गाने की जो कला है, किस तरीके से गाना चाहिए, कौन कौन से स्वर होते हैं, किस तरीके से जो लय ताल जो होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो काउंट होती है। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि जो मंत्र ये ऋग्वेद में लिखे गए हैं उनको गाकर किस तरीके से उच्चारण किया जा सकता है, वो डिस्क्रिप्शन जो है वो सामवेद में मिलता है। इसलिए इसका कंटेंट गान प्रधान या सिंगिंग बेस्ड है। इससे रिलेट करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तीन हैं, पंचविद, षड्विश और जैमिनी। ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो रिलेट करते हैं किससे? सामवेद से। पंचविद, षड्विश और जैमिनी। फिर इससे रिलेट करने वाले जो आरण्य ग्रंथ हैं वो छांदोग्य और जैमिनी है। यानी ये वो ग्रंथ हैं जो जंगलों में लिखे गए हैं और ये आरण्य ग्रंथ जो इनका कंटेंट है वो सामवेद के ऊपर बेस्ड है। फिर इससे रिलेट करने वाले जो उपनिषद हैं वो तीन हैं, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और कैन उपनिषद। इस तरीके से तीन उपनिषद जो है उनका कंटेंट सामवेद से रिलेट करता है। फिर लास्ट जो वेद है वो अथर्व वेद है। ये जो अथर्व वेद है, इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा ब्रह्मा होता है, यानी इसका आह्वान करने वाला जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। और इसका जो विषय वस्तु है वो वर्ल्डली प्लेजर, लौकिक जीवन से रिलेट करता है। देखो, इससे पहले के जो तीन वेद हैं वो पारलौकिक जीवन से रिलेट करते हैं, यानी उनका जो कंटेंट है वो गॉड और जो गॉडली प्लेजर्स है उनसे रिलेट करता है, जबकि ये जो पॉइंट है ये वर्ल्डली प्लेजर से रिलेट करता है और ये लौकिक जीवन पर बेस्ड है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गौपद है, यानी गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका कंटेंट किससे जुड़ा हुआ? अथर्ववेद से। और इसका कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं, यानी आरण्य ग्रंथ जो है वो पहले तीन वेद के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के। अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। फिर यदि अपन बात करें इनके उपनिषदों की, तो इससे रिलेट करने वाले जो उपनिषद हैं वो तीन हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। ये तीन उपनिषद ऐसे हैं जिनका कंटेंट किससे रिलेट करता है?